आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेस से देश तक। और आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे मुतासरा शख्स की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जो अरसा दराज से बरतानिया में मुक़ीम है, जिनका नाम जहांगीर ख़ान है। मुख्तसर कहानी की मैं सुनाता हूँ, कुछ कहानी आपको हमारे रिपोर्टर सुनाएंगे जिन्होंने स्टोरी पर काम किया है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो ख़ुद जहांगीर ख़ान साहब से हम जानेंगे और फिर देखेंगे कि मामला क्या है। मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि ये जहांगीर ख़ान साहब जो हैं ये एक अरसे से बरतानिया में मुक़ीम है और इन्होंने 1999 में जद्दा टाउन इस्लामाबाद में एक प्लॉट ख़रीदा और प्लॉट ख़रीदने के तकरीबन 5 साल के बाद ये पाकिस्तान जब वापस आए 2004 में, तो इन्होंने जद्दा टाउन को विज़िट किया जहाँ पर इन्होंने प्लॉट ख़रीदा था और वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर से मुलाकात की जिनका नाम अब्दुल रऊफ़ अब्बासी था। उन्होंने इनको पूरा टाउन विज़िट करवाया और वहाँ पर दिखाया कि ये तामीराती काम जारी है और डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। इन्होंने कहा कि मैं अपना यहाँ पर जो प्लॉट है इसको 4 दीवारी करना चाहता हूँ, इस प्लॉट को। और मार्केटिंग मैनेजर जो थे उन्होंने इनको कहा कि ये प्लॉट आपका है, आप बेफिक्र रहें, आप 3 महीने का इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप इस पर 4 दीवारी बना लीजिएगा। जहांगीर ख़ान साहब ने अपने भाई से इसका जिक्र किया जो कि लंदन में मुक़ीम थे। इनके भाई ने रब्ता किया जब इस टाउन के मालिक से, वो भी उस वक्त बरतानिया में थे। उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ये 20 साल बाद भी अगर आप आएंगे तो ये प्लॉट आप ही का है, इसको कोई दूसरा शख्स छू नहीं सकता। आप जब चाहें अपने प्लॉट को की मलकियत उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन कुछ अर्सा आप ठहर जाएं। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि ये जो टाउन है ये फिर डेवलप ना हो सका और आज तक डेवलप नहीं हो सका है। जहांगीर ख़ान साहब जो हैं वो बारहा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मालूम हुआ कि वो शख्स जो हैं जो मालिक थे इस टाउन के, वो नैब की हिरासत में हैं और उसके बाद इनका किसी से रब्ता नहीं हो सका। मैं सबसे पहले हमारे रिपोर्टर राजा काशिफ साहब जिन्होंने स्टोरी पर काम किया से जानूंगा कुछ तफसीलात, और फिर जहांगीर ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुतासरा शख्स हैं जिन्होंने ये प्लॉट ख़रीदा और पैसे अदा किए थे, उनसे भी हम तफसील जानेंगे, इस पर कानूनी राय भी लेंगे। नैब की में जब कोई शख्स नैब की हिरासत में होता है तो मुतासरा शख्स को कैसे इंसाफ मिल सकता है ये भी हम जानेंगे। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले राजा काशिफ साहब के पास जाऊँगा। राजा साहब, ये बताइएगा कि ये जो टाउन था ये क्यों डेवलप नहीं हो सका, और ये नैब की हिरासत में अगर इस टाउन के मालिक को लिया गया था तो उन पर इल्ज़ाम क्या था? जी अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, जद्दा टाउन की हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि जद्दा टाउन इस्लामाबाद का जोनिंग रेगुलेशन के तहत जोन 5 में आता है। अच्छा, 90 की दहाई के अवाइल में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसके मालिक का नाम है मखदूम गिलानी, जिन्होंने उस वक्त CDA से इसका जो है वो और ज़िला इंतज़ामिया से, इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया से इसकी इजाज़त लेके स्कीम लॉन्च की। इसके 2 फेजेस लॉन्च किए गए थे। इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA है। CDA के पास जो इसका जद्दा टाउन का मखदूम गिलानी ने पहला लेआउट प्लान जमा कराया था वो 293 कनाल का था, 293 कनाल का। उसके बाद 507 कनाल का एक और लेआउट प्लान जमा कराया गया। लेआउट प्लान 250 कनाल से ज़ायद का जमा कराया। तो उस वक्त CDA ने उनको कहा कि नहीं, पहले आप इस 800 कनाल को डेवलप करें, जो अलॉटीज़ हैं उनके हवाले करें, फिर हम आपका रिवाइज्ड लेआउट प्लान को करेंगे। उसके बाद मुतअद्दिद शिकायत आनी शुरू हो गई। CDA रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस टाइम मेंबर प्लानिंग होते थे ब्रिगेडियर नुसरत। उन्होंने एक केस तैयार किया कि जद्दा टाउन की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि इतनी जगह नहीं है जितनी अलॉटमेंट कर दी गई है, इतने लोग आ रहे हैं हमारे पास शिकायत लेके। तो उन्होंने फिर इसका केस नैब को भिजवा दिया। नैब ने रेफरेंस बनाया, नैब कोर्ट में भेज दिया। मखदूम गिलानी साहब गिरफ़्तार हो गए। मखदूम गिलानी साहब की ड्यूरिंग गिरफ़्तारी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इसके जो अकाउंट्स हैं वो नैब ने फ्रीज़ कर दिए, सीज़ कर दिए। सालों केस चला, लोग आए, लोगों की दरख्वास्तें आईं। तकरीबन 2500 लोग इसके मुतासरीन हैं, तकरीबन 2500। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जब इनको दिखाया गया 2004 में, इन्होंने कहा, जहांगीर साहब ने
कि मुझे इसका कब्जा दें, मैं यहाँ पे चार दीवारी बनाऊं। उस वक्त इनको मार्केटिंग मैनेजर ने इसलिए चार दीवारी बनाने का से मना किया, रोका, क्योंकि बजाते खुद उनके पास भी कब्जा नहीं था। होता ही है कि मुतासरीन से, ये लोगों से जिनकी आबाई जगह हैं, उनसे ले लेते हैं जगह, उनसे नाम करवा लेते हैं, लेकिन फिजिकली कब्जा नहीं लिया जाता, कुछ पेमेंट बकाया होती है। तो वो कागज़ जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करा के कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, फिजिकली नहीं होती लेकिन कागज़ों में वो ज़मीन है, हम यहाँ पे बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे। अच्छा, वो जद्दा टाउन का फिर मैं आपको बता रहा था कि केस चला, नैब ने उसकी जो रिसीवर है वो DC इस्लामाबाद को बना दिया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को। हाल ही में 1.5-2 महीने पहले उसको DC को ये हदायत की गई थी, नैब कोर्ट की जानिब से ये फैसला हुआ था कि आप इस ज़मीन जो 800 कनाल है, इसमें तकरीबन जो है बकौल CDA प्लानिंग वालों के कि 293 कनाल तकरीबन डेवलप जगह है यहाँ पे, तकरीबन जो हमेशा जो क्लाइंट्स आते थे उनको दिखाई जाती थी। बाकी तकरीबन 500 कनाल जो है वो अनडेवलप जगह है। से नैब की जानब से ये कहा गया था कि DC इस्लामाबाद को कि आप जगह का फिजिकली कब्जा लें, कब्जा लेके आप CDA के हवाले करें, जो इसके डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं वो अलाटीज़ से लें, और आफ्टर देन इन लोगों को जो पहले जिन्होंने लिए थे प्लॉट पहले उनको भुगताएं, उनको दें। उसके बाद जो बच जाएंगे लोग मुतासरीन, फिर उनको बाद में देखेंगे उनका क्या फैसला करना है। ये किसने किसको कहा था? DC इस्लामाबाद कोई उन्होंने सीरियस नहीं लिया लोगों का। ये नैब का फैसला था जद्दा टाउन के हवाले से, ठीक है, DC इस्लामाबाद को। अब आगे की तरफ हम आते हैं। आज से 2 महीने पहले लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर हैं राबिया औरंगजेब इस्लामाबाद, वो लोग गए हैं फिजिकली इसका कब्जा लेने। तो आगे जो लोग उधर उस इलाके के आबाई लोग हैं जिन्होंने वो ज़मीनें कागज़ों में तो बेच दी थी जद्दा टाउन को, मखदूम गिलानी साहब को, लेकिन उन्होंने फिजिकली उसका कब्जा नहीं दिया था, क्योंकि उनकी रकम पूरी पेमेंट नहीं थी। उन्होंने आगे से पथराव किया, कब्जा नहीं दिया, वो कब्जा ले नहीं सके, पूरी पेमेंट नहीं हुई थी। ये इसकी कंप्लीट जो है वो जद्दा टाउन के हवाले से स्टोरी है। आज तक की जो डेवलपमेंट है, लास्ट महीना 1.5 पहले तक की ये डेवलपमेंट थी। ठीक है, और आपने बताया कि इससे तकरीबन 2500 लोग मुतासिर हैं। अब ये बताइए कि क्या ये जो आपने कहा कि 293 कनाल और 500 कनाल, तो क्या अगर इन तमाम लोगों को उसी तरतीब से अकोमोडेट करना चाहे हुकूमत तो कर सकती है? कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़मीन है उतने ही मुतासरीन हैं या मुतासरीन ज़्यादा हैं? बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि एक प्लॉट या कुछ रकबा ज़्यादा लोगों को बेच दिया जाता है, इस केस में ऐसा तो नहीं हुआ? जी, इस केस में हुआ ही ऐसा था कि जब ब्रिगेडियर नुसरत ने ये केस बना के नैब को भेजा तो उस टाइम यही था कि 800 कनाल के एवज़ इन्होंने तकरीबन उसमें ग्रीन एरिया सड़कें ये चीज़ें निकालने के बाद 60% जो हिस्सा है वो तकरीबन 500 कनाल जो है उस पर प्लॉटिंग होनी थी, वो 500 की बजाय उनको लेने वाले 2500 लोग हैं। तो इस वजह से मुतासरीन ज़्यादा हैं, ज़मीन आज भी कम है, लोगों की पेमेंटें ज़्यादा गई हुई हैं। लेकिन उसकी अकोमोडेशन एक और तरीके से भी है कि जो जद्दा टाउन के अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया। अब वो अकाउंट्स डी फ्रीज होंगे तो उसमें जो रकम मौजूद है वो भी मुतासरीन को दी जा सकती है। काफ़ी सारे हाल है, लेकिन इसके बारे में कोई संजीदा नहीं, इंतजामिया की तरफ से कोई संजीदा नहीं, CDA की तरफ से संजीदा नहीं। लोगों के अरबों रुपए फंसे हुए हैं लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब जो मैं एक चीज़ मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जो मैं जहांगीर साहब से पूछना चाहूँगा और मेरे जहन में सवाल फिर आपकी गुफ्तगू की रोशनी में ये पैदा हो रहा है कि जब इस ज़मीन का कब्ज़ा खुद जद्दा मालिकान के पास मौजूद नहीं था, यानी जिससे उन्होंने ये ज़मीन एक्वायर की थी उनको उन्होंने पेमेंट नहीं की थी, तो वो फिर कब्ज़ा वो आगे कैसे दे सकते थे? यानी इस पर चार दीवारी बनाने का जो ख्वाहिश का इजहार किया था जहांगीर खान साहब ने, वो तभी किया होगा ना जब इन्होंने पेमेंट कर दी होगी। तो क्या इन्होंने पेमेंट के नतीजे में इनको कागजात दे दिए गए थे जिसमें ये मालिक बन गए थे उस ज़मीन के? तो और कुछ चीज़ें भी, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। राजा साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले चाहूँगा कि अगर ये जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं इस पर मैं जहांगीर खान साहब जो कि मुतासरा शख्स हैं उनका ज़रा थोड़ा सा मौक़िफ़ हम ले लें तो आप स्टोरी को समझ भी पाएंगे और उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉमेंट कर सकेंगे। जहांगीर खान साहब, ये जो अभी हमारे नुमाइंदे राजा काश साहब ने पूरी तफसीली स्टोरी बताई जद्दा टाउन की, जिसमें उन्होंने बताया कि
ये ज़मीन उन्होंने बेसिकली खुद एक्वायर ही नहीं की थी, उसका कब्ज़ा खुद हासिल नहीं किया था, तो आपको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कैसे बना के दे दिए, इस ज़मीन की मिल्कियत कैसे दे दी जब आपने इस ज़मीन की पेमेंट उनको की? आप इस पर चारदीवारी करने के ख्वाहिशमंद थे पेमेंट करने के बाद, तो उनके पास तो खुद कब्जा नहीं था, आपने इसकी तहकीकात नहीं की थी क्या? जी सर, मैंने कोई तहकीकात नहीं की थी। उन दरअसल ये जो मार्केटिंग की थी ये बरतानिया में की थी, तो इस वक्त उन हमें बहुत यकीन दहानी कराई थी कि हर चीज़ हमारे पास है। फिर जब मैं 2004 में गया तो मैंने आपको जो व्हाट्सअप किया था वो पोजेशन लेटर है उसमें जी। उनने मुझे उस वक्त पोजेशन लेटर भी दिया था और वहाँ काम जो है उस वक्त जारी था, उनका दफ्तर भी वहाँ मौजूद था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी आदमी का कब्जा ही नहीं है किसी जगह पर, तो फिर वो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स जो वो कैसे किसी को दे सकता है? जी, वो तो आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे? आपने जो पैसे जमा करवाए इस प्लॉट के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या दिए गए? हमें तो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट दिए, मुझे पोजेशन लेटर दिया गया और अलॉटमेंट लेटर दिया गया, वो सारे मैंने आपको जो है ना व्हाट्सअप किए थे। नहीं तो फिर क्या वो जाली डॉक्यूमेंट्स है? वो हम दिखा भी रहे हैं, इस वक्त चला रहे हैं टीवी पर, क्या वो आपके ख्याल में सारे जाली डॉक्यूमेंट्स हैं? ये अब जब जो हमसे पहले भाई साहब बात कर रहे थे उनकी बात से मुझे यही लगता है कि वो सब कुछ जाली था, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं। ये अभी भी मुझे मालूम हुआ है जब वो हमसे पहले जो भाई साहब बात कर रहे थे कि अगर उन लोगों के पास कब्जा ही नहीं है तो फिर वो कागज कैसे दे सकते थे? सही है। अच्छा, अब मैं राजा आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये मामला ये है कि ये जद्दा टाउन हुआ करता था इस्लामाबाद में, उन्होंने 293 कनाल की ज़मीन जो है और उसके बाद फिर 500 कनाल की मजीद ज़मीन एक्वायर की, लेकिन उनके पास उसकी पूरी पोजेशन नहीं थी क्योंकि उन्होंने फुल पेमेंट नहीं की थी। लेकिन उन्होंने CDA से उसको अप्रूव करवाया सोसाइटी को, और वो कोई 2500 लोगों को उन्होंने बेच दिया, 2500 लोगों को। और जिस तरह से ये भी बता रहे हैं कि जाली डॉक्यूमेंट्स इनको कब्जे के दे दिए। ये मामला नैब में चला और नैब ने इस टाउन के मालिक को अपनी हिरासत में रखा और हिरासत के दौरान ही उनकी वफात हो गई। उसके बाद नैब ने फैसला किया कि अब DC इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि खुद आप इसको डेवलप करके जो मुतासरीन हैं उनको ज़मीन दी जाए और एक्वायर और उसके जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक ये नैब के इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नैब ने जो फैसला दिया उसके बाद इस पर अमल दरामद करना, और अगर वो नहीं किया जा रहा तो उस पर क्या दोबारा नैब एक्शन लेगी या किसी और अदालत में इसको ले जाया जाएगा? आपके ख्याल में इस केस को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें इस तरह है कि इस्लामाबाद में बहुत सी सोसाइटीज में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि उनके पास जमीन कागजों पे नहीं होती, कुछ वो ले लेते हैं, कुछ लोगों की कब्जा किया होता है, बाद में उसकी लिटिगेशन है और इसमें काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन ये अलॉटमेंट इशू कर देते हैं, अलॉटमेंट लेटर्स के लिए हो गई, प्लॉटिंग हो गई, नक्शा वगैरह बना के। तो इसमें अब जो नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने सबसे पहले ये तमाम जितनी भी इस्लामाबाद की सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, इनकी केसेस खोले हैं। और इसमें इनका केस अगर ऑलरेडी चल रहा था तो इसमें ओनर, अगर उसमें एक नॉर्मली इसमें एक ओनर नहीं होता, इसमें काफी पार्टनर्स होते हैं। तो नैब ने अगर ये ऑर्डर किया है और हुक्म दिया है कि जी इसको खुद ही डेवलप करें, तो अब देखिए आसान काम नहीं, गवर्नमेंट कैसे डेवलप करेगी? वो फंड्स किधर है? जो इन लोगों ने पैसे दिए हैं वो पैसे आया रिकवर हुए हैं कि नहीं? उसी पैसों से इसमें डेवलप होना है, वो पैसे किसके पास हैं? तो इनको चाहिए कि अपना केस सबसे पहले ये करें कि वो पैसों का पूछेंगे, जनाब वो पैसे किधर हैं? आया नैब ने रिकवरी कर ली तो बहुत हो गए, और अगर पैसे रिकवर नहीं हुए तो फिर उनको जो और प्रॉपर्टीज हैं उनको फ्री को नीलाम करके इनके पैसे कम से कम वापस दिलाए जाएं। अदरवाइज अगर नैब कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं कि ये नैब का ऑर्डर था, उसके बाद कोई महकमा ये काम नहीं कर रहा। तो इनके पास काफी सारे जो है लीगल ऑप्शंस हैं। लेकिन इशू ये होता है कि अगर जो शख्स बाहर बैरून मुल्क हो, उसके लिए केसेस को परसू करना एक सही है, मुश्किल होता है, और ये ख़ास तौर पर इस केस में तो उनके लिए उसको करना मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज़ राजा काशिफ साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह से सवाल राजा आमिर साहब ने उठाया कि क्या रिकवरी हो गई थी इस केस में, जो साहब दौरान हिरासत ही वफात पा गए थे, इस टाउन के जो मालिक थे, क्या उनसे पैसे रिकवर कर लिए गए थे या नहीं?
जी, पैसों के हवाले से जो है वो जद्दा टाउन के जो अकाउंट्स थे, जद्दा टाउन के नाम से जो अकाउंट्स थे, उनको फ्रीज़ किया गया। मखदूम गिलानी के पर्सनल अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया, उसमें करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं। बस असल सूरत हाल ये है कि उसको फॉलो करने के लिए कोई तैयार नहीं, किसी को उसकी कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। रेगुलरिटी समझने वाली चीज़ ये है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी को लॉन्च करने की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो उसको चेक एंड बैलेंस रखती है। उसके पास इसकी कुछ ज़मीन रहन होती है। अब रहन ज़मीन का कब्ज़ा भी उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रखना होता है और वो CDA है। अब इसकी उन्होंने अपनी जो रहन रखी ज़मीन है उसका भी कब्ज़ा उन्होंने नहीं रखा। कागज़ों में ज़मीन बिकी, फिज़िकली ज़मीन का कब्ज़ा नहीं हुआ। अरबों रुपए के अकाउंट्स फ्रीज़ हैं। इंतज़ामिया पुलिस कब्ज़े के लिए जाती है, लोग आगे से पथराव करते हैं, लोग कहते हैं हमारी पेमेंट्स बकाएं, हमें आप पेमेंट्स देंगे तो हम आपको कब्ज़ा देंगे। अब लोगों की पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, अकाउंट्स फ्रीज पड़े हैं, सालों से पड़े हैं, 2 दहाइयों से पड़े हुए हैं, लेकिन उसे कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। पैसे तो पड़े हैं अकाउंट्स में, जद्दा टाउन के मालिक के अकाउंट्स में, जद्दा टाउन के अपने अकाउंट के जो फ्रीज हुए हुए हैं, नैब ने फ्रीज किए हुए हैं, उस पर फैसला होना बाकी है अभी, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसमें। हाँ, लेकिन सही है। अब एक तो ये है कि आपने कहा कि वो उसको यानी बेसिकली तो इसका मतलब है कि नैब के जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इस पर भी क्या तौहीन अदालत लगती है राजा आमिर साहब? जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए, नहीं, तौहीन अदालत, क्योंकि नैब तो अदालत नहीं है ना, नैब तो एक बॉडी है जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिट पिटीशन दोबारा लग सकती है कि डायरेक्शंस दी जाए हाई कोर्ट नैब के पीछे कि ये जो आपके ऑर्डर थे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और उसमें नैब को भी फरीक बनाया जाए और CDA को भी, और जिसको भी वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। जब ये सारे लोग अदालत में आएंगे तो फिर ही ये मैटर क्लियर अप होगा। अदरवाइज वो पैसे फ्रीज हुए हुए, अगर उसको कहीं मार्कअप लग रहा होता या कहीं प्रॉफिट आ रहा होता तो इन लोगों को कम से कम बाद में वो पैसे प्रॉफिट के साथ तो मिल सकते थे। नहीं, अभी भी उसमें अगर आप देखें, जैसा आपने नीलामी की बात की, तो जिस शख्स ने, चूंकि ये अर्ली 90s में ये इसको एक्वायर किया गया ज़मीन को और लोगों को प्लॉट बेचे गए। अब उस ज़माने में अगर किसी शख्स ने 10 लाख रुपए का मकान प्लॉट ख़रीदा था तो आज उसकी जो कीमत है शायद वो करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। तो अब वो 100 लोगों से ये पैसे लिए गए हैं, तो प्लॉट कम है तो उसको बेच के 2500 लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। अब शायद इस टाउन की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई होगी, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल, ये भी तरीका हो सकता है। फिर जो स्टेट बैंक का रेट है वो भी अदालतें दे देती हैं कि जी जितने साल ये पैसा पड़ा रहा, आप स्टेट बैंक का जो मार्कअप है 13% 12%, उसके हिसाब से ये लोन दें और प्रॉफिट दें। तो असल बात है कि इसमें अगर कुछ वसूल कर ले तो वो जमीनें आप काफी महंगी है, तो अगर महंगी हो चुकी हैं तो जो उनके कब्जे में थी या जिनकी म्यूटेशन थी, अब वो कह रहे हैं कि ये कहीं पे कोलेटरल भी रखी हुई थी, कहीं पे इसको रहन भी रखा हुआ था। तो ये तमाम चीजें क्लियर करवाने की बात है। ये तमाम चीजें क्योंकि जो उनके कोई शख्स अगर मर जाए, फौत होता है, तो उसके लीगल हेयर्स तो मौजूद होते हैं, उसकी वरासत जी है, तो उनसे पूछा जाए कि जनाब इनकी और प्रॉपर्टी क्या है, इनकी बाकी चीजें क्या है। ये तमाम चीजें कोई देखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परस्यू करने की बात है और आज लीगली इसको टैकल कर लें, क्योंकि ये लायबिलिटीज होती है ये लीगल हेयर्स पे चली जाती है, क्योंकि जब उनको इनहेरिटेंस मिलती है तो फिर लायबिलिटी भी उस जमीन की उस पे जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक मुख्तसर ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, इसी कहानी के कुछ और पहलुओं पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। अब हमारे साथ माहिर कानून राशिद लोधी साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ साहब भी मौजूद हैं, और मुतासरा शख्स हैं जहांगीर खान साहब, जिनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस टाउन में, जद्दा टाउन में प्लॉट ख़रीदा था और उसकी कहानी फिर हमने आपको बताई। मैं राशिद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम में हमें वक्त दिया आपने। मैं मुख्तसरन आपको बता दूँ जिसके बारे में सवाल करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में एक जद्दा टाउन अर्ली 90s में डेवलप किया गया, लेकिन प्लॉट कोई शायद 500 लोगों को बेचने चाहिए थे और ये 2500 लोगों को बेच दिए गए।
फिर जो टाउन के मालिक थे मखदूम गिलानी साहब, उनको नैब ने अपनी हिरासत में ले लिया, केस बना उनके ऊपर और दौरान हिरासत ही वो गिलानी साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए। उसके बाद इस टाउन का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश होकर रह गया और जितने इससे वाबस्ता लोग थे जिन्होंने पेमेंट्स कर रखी थी, वो भी आज दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैब ने यह फैसला दिया था उनके इंतकाल के बाद कि इसको डीसी इस्लामाबाद को कहा था कि आप सरकार इसको अपनी तहवील में लेकर डेवलप करे, क्योंकि जो वफात पाने वाले साहब हैं मखदूम गिलानी जो इसके मालिक थे, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और उसमें करोड़ों रुपए की रकम मौजूद है जिससे इसको डेवलप किया जा सकता है। तो इसको डेवलप करके मुतासिरीन को प्लॉट्स दिए जाएं, लेकिन इस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो आप इस पूरी कहानी को किस तरह से देखते हैं, नैब के फैसले को और उस पर अमल दरामद ना होने को? देखिए, बिल्कुल सही फैसला जो है वो एहतसाब अदालत ने किया है। जब एक शख्स जो है वो एक सोसाइटी को रन कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके साथ स्टेक जुड़ा हुआ था उन तमाम लोगों का जिससे उसने प्लाट ले रखे थे, और अब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और जो उसको भी कर लिया गया है, अकाउंट्स को भी सीज कर लिया गया है और करोड़ों रुपए आप खुद बता रहे हैं कि उसमें मौजूद हैं। तो अदालत ने बजा तौर पर हुक्म दिया था कि इसको डीसी जो है वो डेवलप करें और लोगों को उनके राइट्स ट्रांसफर करें जिन लोगों ने उस पर प्लाट ले रखे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनके पास रेमेडीज फिर जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाना ही है। इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन जो है उनको फाइल करनी चाहिए एहतसाब अदालत में, उनको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो अवेल करनी चाहिए, हाई कोर्ट में जाके ये कहना चाहिए कि उनके आईनी हक जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और इतने सालों से उन लोगों के इतना सरमाया भी ज़ाया हुआ है, वक्त भी ज़ाया हुआ है। तो बाहर सूरत इसमें अब रेमेडी तो कोर्ट ही है, कोर्ट ही उनको उनका हक दिला सकती है। अच्छा, ये बताइए कि आज से 20 साल पहले मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई प्लॉट खरीदा 90s में, लेट 90s में, जैसे ये जो जहांगीर खान साहब है इन्होंने भी 1999 में ख़रीदा, तो 20 साल तकरीबन हो गए, 19-20 साल हो गए इस वाक़े को। अब एक शख्स ने उस वक्त मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए खर्च किए थे और आज उसकी वैल्यू जो है प्रॉफिट के साथ कोई करोड़ रुपया बनती है मिसाल के तौर पे। वैसे तो इस्लामाबाद में शायद इससे भी ज़्यादा 10 मरले के प्लॉट की वैल्यू बन चुकी होगी। तो अब इस मुतासरा शख्स को क्या मौजूदा वैल्यू के हिसाब से इसको इंसाफ मिलना चाहिए या ओरिजिनल रकम वापस होनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, उनको तो प्लाट ही मिलने चाहिए ना। वो प्लाट उनको मिलेंगे अगर, तो प्लाट जो अगर डेवलप होते हैं हाँ, तो वो जाहिर है अगर उन्होंने 20 लाख रुपए उस वक्त इन्वेस्ट किया था तो हाँ, आज उसकी वो, लेकिन मसला ये है ना, वो 500 प्लॉट 2500 लोगों को नहीं मिल सकते, कुछ को प्लॉट मिलेंगे, कुछ को पैसे मिलेंगे शायद। अब भाई इसका फैसला तो जाहिर सूरत कोर्ट ने ही करना है, सारे हालात को देख के कौन से लोग हैं जिनको प्लाट मिलने हैं, कौन से हैं जिनको पैसे मिले। अगर पैसे भी मिलते हैं तो जाहिर बात है उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना चाहिए। जी, सही है। मालियत लौटा देना ये तो इंसाफ के मुनाफी होगा ना। हाँ, क्योंकि वो उस 20 लाख रुपए को यूटिलाइज करके वो शख्स कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसे कमा सकता था। जहांगीर खान साहब, आपकी ख्वाहिश जहांगीर खान साहब क्या होगी? आप क्या चाहते हैं? आपको प्लॉट मिल जाए जो आपको दिखाया गया था, आप उसके प्लॉट के मालिक होना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको ओरिजिनल रकम वापस मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपको रकम मिले लेकिन प्रॉफिट के साथ मिले? सर, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करता चलूँ जी कि वो जो जगह है उन्होंने खरीदे वो जगह बहुत बढ़िया, कुछ जगह जो है उस पर उनका कब्जा मौजूद है। ठीक, वहाँ जो फेस जो जहाँ हमारे प्लाट हैं, मेरा वहाँ एक मेरे भाई का, एक मेरी बहन का है, हमने 3 प्लाट किए थे। तो वो फेस जो है, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं याद है। सही है, वो कह रहे हैं कि 293 किनाल जो है वो तकरीबन डेवलप्ड है और बाकी की जगह जो है डेवलप नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन उनके पास क्या मुकम्मल कब्जा मौजूद है या नहीं, ये शायद इस पर राजा काशिफ साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास कब्जा पूरा मौजूद नहीं है। कब्जा भी वहाँ मौजूद है, कुछ लोगों ने वहाँ मकान बनाए हुए हैं, हमारे जो प्लाट है वहाँ उन पर कब्जा हुआ है। ठीक है, तो वो जो जगह जो फेस से 1 है, जीटी रोड के बिल्कुल साथ ही है, वो उसको उस्मान ब्लॉक बोलते हैं, वो जो है ना वो वहाँ लोगों ने ऑलरेडी तमीर की हुई है। जो आपकी जगह थी, जो आपका प्लॉट था, वहाँ भी किसी और ने बनाया और उसने पैसे देके घर बनाया हुआ है, ये कह रहे हैं आप? 2 प्लाट जो खाली पड़े हुए हैं, एक पर जो है घर बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, 2 प्लाट उस पर भी कब्जा हुआ है, जो खाली पड़े हुए हैं कब्जा वहाँ पठान बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो इनका मुझे आज 2 दिन पहले मुझे किसी और आदमी ने बताया, इनका एक दफ्तर भी है उधर स्कीम 3 में, जदा टाउन वालों का। तो वो दफ्तर में कोई बैठता है आके?
साफ ज़ाहिर है जी, वो दफ्तर रखा हुआ है तो कोई उनको बैठा होगा, लेकिन ये मुझे 2 दिन पहले पता चला है। मैं पिछली बार गया, अभी मुझे 8 महीने हुए आए हुए, मैंने वहाँ बहुत लोगों से पूछा, उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन 2 दिन पहले मुझे किसी आदमी ने बताया स्कीम 3 में उन जद्दा टाउन वालों का दफ्तर। सही है। तो राजा काशिफ साहब, आपके इल्म में कोई ऐसी बात है, क्योंकि आपने अभी स्टोरी पे काम किया है, क्या वहाँ पर कोई दफ्तर चल रहा है, कुछ टाउन से मुतल्लिका लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, काम हो रहा है अभी? जी मैं एक दो इनकी जो क्यूरीज थी उनको क्लियर कर दूं कि 293 कनाल मैंने पहले शुरू में ही बताया इंट्रो में कि वो डेवलप है, लेकिन कब्जा नहीं है वहाँ पे। अब इनको फिजिकली वहाँ पे नहीं पता कि लोग कौन बैठे हैं। ये बेसिकली जो बुनियादी तौर पे पिंडी इस्लामाबाद में ये गांव थे, 60s में 50s में ये गांव थे सारे। ये डेवलप बना, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी बना, उसके बाद पिंडी में भी आबादी बढ़ने लगी। ये जिस जगह की बात कर रहे हैं उसके साथ और दीगर, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ है प्राइवेट, उसके सामने इधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ है। आबाई लोग अभी भी वहाँ रहते हैं। कुछ जगह जो हैं लोगों की आबाई जगह, उन्होंने अपने घर बना लिए हुए, कुछ लोगों ने जिनकी आबाई जगह थी उन्हें पैसे नहीं मिले, उन्होंने अपने घर बना लिए। अब उसके बाद दूसरा जो चकलाला स्कीम 3 में रावलपिंडी में ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जद्दा टाउन के नाम से फेज़ 1 के वाले से मैं आपको इनके एक दो तीन चीज़ें, जितना मैंने काम किया इस पे, कि इस पे 2-3 ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है डीसी की जानिब से कि जद्दा टाउन के या तो जो फेज़ 1 के अलॉटीज़ हैं उनको प्लॉट दे दे, बाकियों को पैसे दे दे, क्योंकि फेज़ 1 की काफ़ी सारी फाइलें जो हैं वो क्लियर हैं। 293 कनाल में वो फॉल कर रही हैं। 293 कनाल का शायद ये कब्ज़ा भी लेने में कामयाब हो जाए, लेकिन अगले 507 कनाल का ये कब्ज़ा नहीं ले सकते। वहाँ पे लोगों को बहुत थोड़ी पेमेंट्स हुई हैं और उनको बकाया पैसे नहीं मिले। अब जो ये कह रहे हैं स्कीम 3 में, वो स्कीम 3 में वो लोग बैठे हैं जो प्रॉपर्टी के ऑफिस खोल के बैठे हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, XYZ जगहों पे, जो फेज़ 1 की फाइलें ले लेते हैं कि ठीक है हमें दे दें, उन्हें पौने दामों दे दें, वो बाद में फैसला होगा, हम देख लेंगे बतौर इन्वेस्टर, वो ले लेते हैं। वो मुकामी अफराद से मिलके कब्ज़ा भी ले लेते हैं कि आपकी पेमेंट कितनी बकाया, हम आपको दे देते हैं। वो मुकामी वहाँ के रहने वाले वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो माफिया, वो लोग सारे उनके जद्दा टाउन के ट्रस्टी मालिक मखदूम गैलानी साहब थे, वही हैं, कागज़ों में आज भी वही हैं, CD के रिकॉर्ड में वही हैं, DC के नैब के सब रिकॉर्ड में वही हैं। उसके अलावा जद्दा टाउन का मालिक कोई नहीं है। तो ये जिन लोगों ने घर बनाए हुए ये कौन है? क्या कुछ घर बने हुए वहाँ पर? अच्छा, जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं ये वो कुछ चंद एक घर बने हैं जो मुकामी लोगों ने बनाए हुए हैं, जिन्होंने कब्जा देने से इनकार कर दिया था कि हमें पेमेंट नहीं मिली, हमसे सिर्फ आपने रजिस्ट्री करवाई है, हम आपको कब्जा नहीं देंगे। वो उनके घर हैं, उन चंद अफराद के। अच्छा, जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची नहीं थी या उनको उनकी पूरी जगह पूरी पेमेंट नहीं मिली थी, जद्दा टाउन की तरफ से बेचे। हम गए हैं उधर, फुटेज बनाने के लिए गए हैं वहाँ पे। जी फुटेज बनाने के लिए गए हैं वहाँ पे, हमें ना कोई जद्दा टाउन का बोर्ड नजर आया जी। वहाँ पे हम फुटेज बनाने के लिए कैमरा लेके गए हैं, 92 का कैमरा गया है, वहाँ हमने देखा है ना कोई जद्दा टाउन का बोर्ड है, ना कोई जद्दा टाउन का ऑफिस है, वहाँ पे किसी किस्म का भी ये चीज़ आपको नज़र ही नहीं आएगी कि जद्दा टाउन है। रॉ ज़मीन पड़ी हुई है जो लोग काश्त करते हैं, अभी तक काश्त कर रहे हैं वहाँ पे। जी ठीक है, चले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद राशिद लोधी साहब से उनकी माहिराना राय इस पर मजीद जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। राशिद लोधी साहब, आपने मजीद इस पर सुना, हमारे रिपोर्टर की जो तहकीकात हैं, जो वो स्टोरी पर काम कर रहे थे, और ख़ुद जहांगीर खान साहब जिन्होंने ये प्लॉट ख़रीदा था उनकी बात भी आपने सुनी है। अब आपके ख्याल में इसका हल क्या है? आप जो नैब का फ़ैसला है उस पर अगर अमल दरामद हो जाए तो शायद तमाम की तमाम जो मुतासिरीन हैं उनको इंसाफ मिल सकता है, लेकिन अगर नैब के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो आपके ख्याल में क्या ग्रुप ऑफ जो ये मुतासरा लोग हैं इनको एक अपने तौर पर एक शख्स को अकेले को जाना चाहिए, या तमाम लोग मिलकर, या इनमें से कुछ लोग मिलकर किसी फोरम पर चले जाएं? क्या आप हल देखते हैं इस मसले का? देखिए, नैब का फैसला इंतहाई मौजू है। अब बात है सिर्फ उस पर अमलदारी की, इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है।
वहाँ जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, इनका राइट कोर्ट से ही मिलना है, कोर्ट से ही डिटरमिन करना है और इनका राइट इनको मिलकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की इन्वेस्टमेंट कहीं डूब जाएगी। यकीनी तौर पर जो ये सफर किया है इन्होंने वो तो अपनी जगह पर, लेकिन मुस्तकबिल करीब में अगर ये सही तौर पर लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट करते हैं तो कोई शक नहीं है कि इनको इनका राइट मिलेगा, का वो कंपनसेशन की शक्ल में हो या प्लाट की शक्ल में हो। सही है। अब आपने काशिफ साहब जब मुतल्लिका इदारे से रब्ता किया है तो वो क्या कहते हैं कि ये कब तक ये हो सकता है? क्या इस पर काम कर भी रहे हैं या नहीं, काम करने का इरादा भी रखते हैं या नहीं, या वो भी अपनी कुछ रुकावटें बताते हैं कि जी हमारे रास्ते में ये रुकावटें हैं, या फिर ओवरबर्डन होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रहे? मौक़िफ़ अपना क्या देते हैं? अच्छा, डीसी इस्लामाबाद इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के जो सीट पे बैठते हैं वो काफ़ी हॉट सीट है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की। उनके और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जद्दा टाउन के अलावा। 32 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर है, और तकरीबन 100 के करीब ऐसी हैं जिसका रेगुलेटरी अथॉरिटी सीडी है। इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 125 के करीब, 132 140 के करीब है। अब एक जद्दा टाउन को लेके डिप्टी कमिश्नर इतना सीरियस नहीं है। अब इसका मसला ये है कि जद्दा टाउन के लोग जब तक खुद इसके मुतासरीन खुद मुत्तहिद नहीं होंगे, किसी एक फोरम पे इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी को लिस्ट ले लें, लिस्ट लेके वो 5-10 लोग डीसी के पास जाएं, उसे दरख्वास्त दें या मिल के एक हाई कोर्ट में केस कर दें। बिल्कुल सही कहा गया कि हाई कोर्ट में केस कर दें कि हम इतने अरसे से मुतासरीन हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीसी इस्लामाबाद इसको सीरियस ले ही नहीं दे। मैंने आपको बताया लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर हैं राबिया औरंगज़ेब, वो नैब के फैसले पर अमल दरामद के लिए सीरियस थी। उनका काम यही है इस्लामाबाद की लैंड को, एक्विजिशन को। डीसी ने उन्हें कहा, वो गई मौके पे जाके उन्होंने कोशिश की कब्ज़ा लेने की जो जद्दा टाउन की ज़मीन थी, लेकिन मुकामी अफराद की जानिब से पथराव किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, अगर मुकामी जो लोग वापस आ गए। उसके बाद अगर मुकामी लोगों की पेमेंट नहीं हुई तो जाहिर है इस गिलानी साहब के अकाउंट से पैसे लेकर उनको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी तो वो अपना कब्जा देंगे। जी, यही फिर फैसला किया गया जब उन पर पथराव किया गया। तो हम जो मेरी इंतजामिया से बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि अब हम मुतासरीन को पहले बुला के सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, अपने कागज़ उनके सामने रखेंगे, उनके कागज़ उनसे लेंगे, हम देखेंगे कि उनकी कितनी पेमेंट्स बकाया हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा हम ये भी देखेंगे जिनको अलॉटमेंट की गई, लेटर दिए गए, उनसे सिर्फ ज़मीन की मद में पैसे लिए गए या कोई उनसे डेवलपमेंट चार्जेस भी लिए गए, क्योंकि मुख्तलिफ मद में पैसे रहते होते हैं कि एक ज़मीन के पैसे आ गए, उसके बाद लैंड डेवलपमेंट है, उसके बाद स्ट्रीट के, लाइट्स के, सीवरेज के, बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं जो इन मुतासरीन में से आलमोस्ट तकरीबन 10 या 15% लोगों ने दिए होंगे, बाकी लोगों का भी बकाया है। सिर्फ ज़मीन की बाद में इनको पैसे लेके इनको अलॉटमेंट लेटर जारी किए गए, रजिस्ट्रियाँ कराई गई और उसके अलावा इनसे कुछ भी नहीं लिया गया। इसलिए पहले मुतासरीन को सुना जाएगा, उनके क्या बकाया जाता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे और उसके बाद जो है अगला फैसला किया जाएगा कि इसकी फिर डिस्पोजल क्या की जाएगी। जी सही है। अच्छा जहांगीर साहब ये बताइएगा कि क्या कुछ ऐसे ही लोग जैसे आप मुतासर हैं इस मंसूबे से, कुछ और लोग आपसे राब्ते में हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए, ज़मीन नहीं मिली और पाकिस्तान में रहते हों? कुछ लोगों से राब्ता है आपका? जी, जिन लोगों ने ज़मीन लिया वो तो मेरे साथ ऐसा कोई आदमी राब्ते नहीं। हम 3 ही आदमी हैं जिन्हें हमने इकट्ठे प्लाट लिए थे और मेरी फैमिली के, मेरे बहन है, मेरे भाई है, तो हमने 3 लिए थे। बाकी और लोग भी बेशुमार होंगे बरतानिया में, उन्होंने चूँकि मार्केटिंग बरतानिया में ज़्यादा की थी, तो मेरे साथ कोई आदमी राब्ते में नहीं है। सही है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि राशिद साहब, जहांगीर खान साहब, कि आप जो है अपनी जो फैमिली यहाँ इस्लामाबाद में रहती होगी, कोई दोस्त अहबाब रहते होंगे, उनको भेज के कम से कम डीसी ऑफिस में कोई इसको परसू करें कि वो क्या कर रहे हैं, या अपनी एप्लीकेशन कम से कम उन तक पहुँचाएं, या 2-3 लोग जिन्होंने आप लोगों ने प्लॉट लिए थे, आप 2-3 लोग अपनी तरफ से एक दरख्वास्त लेकर डीसी ऑफिस में चले जाएँ, या खुद नहीं जा सकते तो अपने किसी रिलेटिव को भेज दें? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? जी जहांगीर खान साहब। सर वहाँ तो मेरा तो कोई आदमी नहीं है, वहाँ मेरे दोस्त हैं, उनसे बात की थी, वो उधर पिंडी में रहते हैं, तो वो कहते थे कि मैं कुछ दोस्तों से बात करूंगा कि इसमें मसले का क्या हाल है, तो अभी तक उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। अच्छा साहब, इनको कहिए कि ये पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे देना जी, इनके बिहाफ के ऊपर वो जो है लड़ सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी किसी को दें। हाँ बिल्कुल सही है। ये राशिद लोधी साहब राय दे रहे हैं कि आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे दें। जाहिर है अब जहांगीर खान साहब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर आपने इस मसले को हल करना है और आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो और एक मामले में आप फंस गए हैं
तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी फोरम पर तो जाना पड़ेगा। आप खुद नहीं जा सकते, किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दें, या आप खुद पाकिस्तान आए तो खुद ज़रा चक्कर लगा लें वहाँ। जी, पाकिस्तान तो मैं हर साल तकरीबन जाता हूँ। मैं 2004 से लेकर फिर मैं 2006 में क्या हुआ, हर साल एवरी ईयर जाता हूँ पाकिस्तान में। लेकिन जो है ना, ज्यादा अरसा वहाँ रह नहीं सकते। जब आप कोर्टों में चले जाएं तो वहाँ आपको मालूम है कि जमीनों के केस जो है कहीं अरसा लग जाता है। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा वहाँ जो है 4-6 हफ्ते रह सकते हैं। सही है, ये मसला है। नहीं लेकिन साहब इनको बताइए, इसका हल यही है कि पावर ऑफ अटर्नी दे, ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर कोई शख्स जो है वो इनके केस को परसू करे, ताकि इनको इंसाफ की फराहमी हो सके। जी जहांगीर साहब, आप सुन रहे हैं राशिद लोधी साहब की आवाज़ आपको आ रही है? जी, मैं सुन रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप पावर अटर्नी किसी और को दे दें ताकि वो मुस्तकिल बुनियादों पर आपके केस को परसू करता रहे। आप वहाँ पर बेशक लंदन में मुकीम रहें, बरतानिया में मुकीम रहें, और आपका केस यहाँ पर चलता रहे, और इसकी जल्दी इंसाफ की तवक्को है, क्योंकि इस पर बहुत सारा काम तो पहले ही हो सका है। एक पुश की ज़रूरत है। तो ये दरख्वास्त जो है ये डीसी को देनी पड़ेगी। जी, क्या कहा आपने? ये पावर ऑफ अटर्नी इनको बतलाइए कि आपने वहाँ अपनी इंग्लैंड से बैठे हुए आप बताएं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस तरह से ये मामला है, इसमें फलां शख्स को मैं पावर ऑफ अटर्नी मुकर्रर कर रहा हूँ ताकि मेरे बिहाफ के ऊपर कोर्ट्स के अंदर जो है वो केस लड़ सके, उसको परसू कर सके। ये वहाँ से अटेस्टेड करा के एम्बेसी के थ्रू जो है ये अपना पावर ऑफ अटर्नी उस शख्स को भेज दे। जी जी जहांगीर साहब। जी जी, ठीक है, मैंने सुन लिया उनकी बात। जी ठीक है। और आप अगर मज़ीद मशवरा करना चाहें तो किसी भी वकील से जो आप अगर इस सिलसिले में हायर करना चाहते हैं वो आपको इसका रास्ता बता सकते हैं, तरीक़ाकार समझा सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जहांगीर खान साहब आपका भी, राशिद लोधी साहब आपका, और राजा काशिफ साहब, आपने स्टोरी पर बहुत काम, मुख्तलिफ इदारों में जाते रहे, आप उस ज़मीन पर भी गए, आपने इसकी तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। नैब का मौक़िफ़ भी आपने, नैब का जो फ़ैसला था उस बारे में भी आपने बताया। अब इस पर ख़ुद कुछ मुतासरीन को काम करने की ज़रूरत है, और जैसा से राशिद लोधी साहब कहते हैं कि अदालतें मुतहरिक हैं, इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन दरख्वास्त अपने किसी फोरम पर लेकर ज़रूर जाएँ, चाहे हाई कोर्ट में चले जाएँ, चाहे DC इस्लामाबाद के पास चले जाएँ, ताकि इनके मसले को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लाया जा सके। यह आज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।